ओके, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया कैसे जाए। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होगा कैसे? इस प्रोसीजर को समझने से पहले हम एक बार कंडक्टर और इंसुलेटर, ये दो टाइप के मटेरियल होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? बेसिकली इनमें एक जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि कंडक्टर के अंदर क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस के थ्रू जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो कंडक्टर के केस में सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है ये फोर्स बहुत वीक होगा। बहुत वीक होने की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी भी अगर एनर्जी गेन कर ले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा फ्री। मतलब कंडक्टर के अंदर क्या मिलता है अपन को? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए या फिर हीट फ्लो के लिए, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पास होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मेन डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है अपने पास यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड होगा आपका पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड मेथड होता है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बेसिक तीन मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहला अपने पास मेथड होगा, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ पहले, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला मेथड कौन सा है? सबसे पहला मेथड है अपने पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो डेली लाइफ के अंदर हम इस मेथड को कई बार अप्लाई कर चुके होते हैं। जैसे कि आपने कोई दो ऑब्जेक्ट लिए हैं और दो ऑब्जेक्ट लेकर के आपको करना है दोनों को रब, ठीक है ना। जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रबिंग करते हैं, रबिंग करने से क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है और ये आपने लिया है सेकंड ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर अगर रबिंग करते हो तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, देखो क्या होता है कि दोनों में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा होना जरूरी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अफिनिटी ज़्यादा हो, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स उसने थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेकर के अफिनिटी थोड़ी कम होगी, तो क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेकर के अफिनिटी ज़्यादा है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्योंकि जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने का मतलब क्या, एनर्जी जनरेट हुई। एनर्जी जनरेट होने से क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी गेन करके ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अब जिस मटेरियल को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, तो दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया है उसके ऊपर आने वाला है नेगेटिव चार्ज। तो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू हम दो टाइप के चार्जेस गेन कर सकते हैं। और
इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज को ट्रांसफर करना। बट इस मेथड में हमें एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि दोनों में से एक ऑब्जेक्ट आपका इंसुलेटर होना जरूरी है। दोनों मटेरियल कंडक्टर हो तो ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। दोनों मटेरियल अगर कंडक्टर लिए और आपने रबिंग करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर सकता है, दोबारा वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो सकता है अपनी एनर्जी लॉस करके। इस वजह से हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का इंसुलेटर होना जरूरी है। इंसुलेटर में अगर एक बार चार्ज चला गया तो इंसुलेटर में चार्ज बाउंडेड चार्ज होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो वहाँ जा कर के बंध जाएगा, तो दोबारा अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का इंसुलेटर होना जरूरी है। दोनों ऑब्जेक्ट इंसुलेटर हो ये भी चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास यहाँ पे फ्रिक्शन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। दूसरा मेथड है अपने पास कंडक्शन के थ्रू चार्ज। तो दूसरा मेथड है अपने पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, ये मेथड आपको सिर्फ तभी यूज करना है जब आपके पास दो कंडक्टर हो। ये ध्यान रखना है, दोनों में से एक भी इंसुलेटर हुआ तो फिर यहाँ पे कंडक्शन मेथड काम नहीं करता है, ठीक है ना। क्या होगा, देखो एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, ये ऑब्जेक्ट अपने पास कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे कुछ ही टाइम में ये सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे के रिपल्शन फोर्स की वजह से दूर भागेगा, और रिपल्शन फोर्स की वजह से दूर भाग करके सारा चार्ज चला जाएगा आपके पास आउटर सरफेस पर, ठीक है। क्योंकि रिपल्शन होगा तो दूर भागेंगे, और दूर भाग करके मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, सरफेस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर एयर है। एयर का मतलब इंसुलेटर है और इंसुलेटर में चार्ज जाएगा नहीं, ठीक है। दूसरा मैंने एक और कंडक्टर लिया है यहाँ पर जो कि अनचार्ज्ड इनिशियली, दोनों ही कंडक्टर है, ठीक है ना। ये दोनों ही आपके पास कंडक्टर मटेरियल के होने जरूरी है। ये ऑलरेडी आपके पास चार्ज्ड है और ये इनिशियली आपके पास अनचार्ज्ड है। अब मुझे क्या करना है कि इस अनचार्ज्ड मटेरियल को भी चार्ज करना है। तो यहाँ जो मेथड काम करेगा वो होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हमें क्या करना होता है कि दो ऑब्जेक्ट लेकर के, दो कंडक्टर लेकर के उन्हें सिर्फ टच करना है। जैसे ही हम दोनों को टच करेंगे तो आपके चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में से चार्ज अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं दोनों को कांटेक्ट में लाता हूँ, पहला चार्ज ऑब्जेक्ट है आपके पास और दूसरा इनिशियली अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, आप देखो इन चार्जेस में पहले से रिपल्शन हो रहा है और अब इनको पाथ भी मिल चुका है, तो ये चार्जेस अब यहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, क्या पूरा चार्ज चला जाएगा सामने वाले ऑब्जेक्ट में? नहीं, सामने वाले ऑब्जेक्ट में पूरा चार्ज नहीं जाता है। ये तब तक ट्रांसफर होते हैं चार्ज जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब ये पोटेंशियल क्या है ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतने सी नॉलेज ध्यान रखनी है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का साइज सेम है तो दोनों पर चार्ज भी इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि जो टैंक होता है वाटर का, एक टैंक है मेरे पास वाटर का, वो इनिशियली कुछ भरा हुआ है, दूसरा टैंक है मेरे पास वो खाली है। अगर मैं इनको दोनों को इनके बॉटम में किसी पाइप से कनेक्ट कर दूं तो पानी इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों में वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर दो सेम साइज के कंडक्टर आपने लिए हैं, एक चार्ज था एक इनिशियली अनचार्ज था, दोनों को कांटेक्ट में जैसे हम लाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक चलेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो। अभी आपसे इतना ध्यान रखें कि जब तक चलेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो जाता है। बट ये कंडीशन से तभी काम करती है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज के हों। और अभी फर्स्ट चैप्टर में अपन को जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें ऑब्जेक्ट हमेशा सेम साइज वाला देगा। वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा होता है आइडेंटिकल कंडक्टर्स, मतलब दोनों कंडक्टर का साइज सेम है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको आगे,
कि जैसे ही चार्ज ट्रांसफर होगा अब हम दोनों कंडक्टर्स को अलग अलग कर लेंगे। तो अब आपने क्या किया, कंडक्टर्स को अलग अलग कर लिया जिनके ऊपर कुछ चार्ज आ चुका है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर अनचार्ज ऑब्जेक्ट को सिमिलर टाइप का चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चार्ज आपके पास पहले से प्रेजेंट है सिर्फ वही चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ सकता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज ही आता। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में सिमिलर टाइप का चार्ज ट्रांसफर करना हो तब हम कंडक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलर टाइप का चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरी बात, दोनों कंडक्टर होना ज़रूरी है, सिर्फ तभी चार्ज मूव कर पाएगा। इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता है तो इंसुलेटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि इन कंडक्टर्स को क्या हम हाथ में लेकर के चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं, इन कंडक्टर्स को आपको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखना होता है। इंसुलेटेड स्टैंड पर क्यों रखना है? क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। अगर हमने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लिया तो वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी इन चार्ज्ड कंडक्टर को हम डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ के या तो किसी इंसुलेटेड मटेरियल से पकड़ते हैं या फिर इसमें स्टैंड ऑलरेडी लगा होता है जो कि इंसुलेटेड मटेरियल का है जिसमें चार्ज चल नहीं सकता, जाएगा नहीं नीचे। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सेकेंड मेथड हो चुका है। अब इसके ऊपर बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम थर्ड मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर, और एग्जांपल में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन टाइप के आपके पास ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट गिवन है आपको। ऑब्जेक्ट नंबर 1, A, B और C, और तीनों कंडक्टर है। और क्वेश्चन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि तीनों कंडक्टर आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का साइज सेम होगा। ठीक है, आगे ये बोलता है कि इनिशियली अगर अपन देखें तो A और B के ऊपर चार्ज दिया हुआ है आपको। A के ऊपर जो चार्ज है QA वो है आपका +3 मिली कूलम, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो चार्ज आपको दिया हुआ है +3 मिली कूलम। दोनों के ऊपर चार्ज सेम दिया हुआ है। और C के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको -6 मिली कूलम। ये इनिशियल कंडीशन में तीनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो गए। अब बात कर रहा है ये कि आपको करना क्या है, A ऑब्जेक्ट को C ऑब्जेक्ट से टच करना है, और टच करने के बाद फिर उन दोनों को अलग रख देना है। ठीक है ना, क्या स्टेप है, ऑब्जेक्ट A को ऑब्जेक्ट C से हम टच करेंगे और टच करके दोबारा इनको एक डेफिनेट डिस्टेंस पर वापस रख देंगे। अब देखो टच करने से क्या होगा, कंडक्शन काम होगा। कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। कब तक होता है, जब तक कि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो जाए, क्योंकि दोनों का साइज अभी सेम चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों के ऊपर टच करके। इक्वल चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके ऊपर तो है +3 मिली कूलम, प्लस दूसरों के ऊपर है -6 मिली कूलम, इसका एवरेज निकाल लोगे। ठीक है ना, बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करोगे, टोटल निकाल करके चार्ज का एवरेज कर लो और फिर वो दोनों को हाफ डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो -3 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया, -1.5 मिली कूलम। ओके, तो A के ऊपर भी आ जाएगा -1.5 मिली कूलम और C के ऊपर भी आ जाएगा -1.5 मिली कूलम। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं दोनों के ऊपर। अब क्या बात आ रही है आगे, अब बोलता ही है कि इफ ऑब्जेक्ट A and B are now held near each other then which type of force they will feel। अब देखो आपके पास A और B इनिशियली दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज था तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बट चार्ज ट्रांसफर होने के बाद अब A और B के बीच में किस नेचर का फोर्स लगेगा ये पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली पता चल रहा है ये नेगेटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। आगे ये पूछता है कि इफ ऑब्जेक्ट A and C आर हेल्ड नियर, अगर A और C को हम पा सकें तो किस टाइप का फोर्स लगेगा। तो अब देखो आप A और C के बीच में पहला कौन सा लग रहा था, इनिशियली दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बट फाइनली चार्ज ट्रांसफर होने के बाद कितना फोर्स लगेगा, कि कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करने को बोलता है क्वेश्चन के अंदर तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। और उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कई क्वेश्चंस में ऐसा भी दिया हो सकता है कि इनिशियली दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा था और फाइनली कितना लगेगा। तो अब हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनिशियली कितना फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस गिवन नहीं है तो हम कुछ मान लेते हैं स्मॉल आर। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो वो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू तो वो है 3 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ माइक्रोकूलम है। और दूसरा चार्ज भी इतना ही दिया हुआ है, डिवाइड बाई डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो आर स्क्वायर लिख दें। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 81 × 10⁻³ माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा तो कितना ही बचेगा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एफ ए बी के बीच में फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये पहले फोर्स लग रहा था। और अब कितना फोर्स लगेगा ए और बी के बीच में फाइनल कंडीशन में। तो अभी देखो आप चार्ज की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स अप्लाई करता हूँ मैं, ए बी के बीच में लग रहा है अभी भी, तो 9 × 10⁹ के की वैल्यू। और Q1 Q2 चार्ज कितने कितने हैं, एक पर तो है 3 माइक्रोकूलम, एक पे है 1.5 × 10⁻³ डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस उतनी ही ली है जितनी पहले दी हुई है। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस देता है तो आप उसको रख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन यहाँ आगे आ जाएगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव फोर्स ये शो करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव फोर्स आ रहा है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, इस 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। तो कितना हो गया ये, 81 तो ही चुका था, 81/2, तो 81/2 × 10⁻³ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्लियर पता चल रहा है कि पहले के कंपेयर में फोर्स की वैल्यू हाफ हो चुकी है। ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीट्यूड पहले के कंपेयर में आधा हो चुका है। और नेचर क्या है फोर्स का, तो वो अपन को पता चल ही रहा है कि अब वो अट्रैक्शन का होगा, पहले वो रिपल्शन का था। ठीक है, तो ये बात होगी अपने पास कंडक्शन बाई। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है अपने पास चार्जिंग का, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो इस मेथड को हमें कब यूज़ करना है, इस मेथड को हमें जब यूज़ करना है जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में नहीं लाना चाहते, मतलब बिना कांटेक्ट में लाए अगर हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो वो मेथड अपने पास होगा इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, और इंडक्शन भी सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास कोई एक, दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट कंडक्टर हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अपन ने लिया और इनिशियली चार्ज ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर ही ले रहा हूँ, और कंडक्टर में भी हम बात कर चुके हैं कि चार्ज फ्री चार्ज होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर अपन ने इसको चार्ज दिया होगा, रिपल्शन की वजह से वो सारा चला गया होगा आउटर सरफेस पर। ठीक है, अब दूसरा कंडक्टर लेता हूँ मैं जो कि अनचार्ज है, और इन दोनों को रखते हैं अपन यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। अब आपको दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखेंगे तो देखो क्या होगा कि इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस सरफेस पर। इसको पहले आप यूँ समझ लें कि अनचार्ज्ड होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो है इसका, टोटल चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो रेंडमली मूव कर रहे होंगे। जैसे हम इस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखेंगे तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, तो वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे यहाँ पे आउटर सरफेस पर। ठीक है, अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है,
तो वहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से हम यूँ लिखेंगे थ्योरी में कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो इस सरफेस पर नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अभी भी आपके इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज अगर आप करोगे तो वो जीरो ही है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको कॉन्टेक्ट में नहीं लाया। अब क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी आउटर सरफेस, ये जो राइट मोस्ट आउटर सरफेस है इसको कर देते हैं हम ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंडिंग करने से क्या होता है इसको भी हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, अगर आपकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको कर देंगे न्यूट्रल। ठीक है, अगर आपकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होते तो फिर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं ग्राउंड में। कुल मिलाकर के आपकी सरफेस का चार्ज कर देना है आपको जीरो। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन आकर के इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ से ग्राउंड में चल जाएंगे तब भी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा जीरो। तो ग्राउंडिंग करते ही क्या होगा, आपकी ये सारे चार्ज चले जाएंगे ग्राउंड में, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आपको ग्राउंडिंग इसी सरफेस पे करनी है, यहाँ ग्राउंडिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड है, बंधे हुए हैं। अगर आप यहाँ ग्राउंडिंग कर भी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में नहीं जाएंगे। ठीक है, जबकि इस वाली सरफेस पर इन चार्जेस ने रिपल्शन लगा रखा था, तो ये चार्ज बाउंडेड चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज है, ये इजीली ग्राउंड में जा सकते हैं या यहाँ से चार्ज इस सरफेस पर आ सकते हैं। तो आपको जब भी ग्राउंडिंग करनी है तो वो अदर साइड पे करनी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चार्ज जीरो हो चुका है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ग्राउंडिंग हटा देंगे। ग्राउंडिंग हटा देंगे और साथ में ग्राउंडिंग हटाने के बाद ये होगा कि इन चार्जेस में अब होगा म्यूचुअल रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये सारा चार्ज आपके इस सरफेस पर फैल जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं यहाँ से, आपने ये ऑब्जेक्ट हटा दिया यहाँ से, और ऑब्जेक्ट हटाने के बाद आप देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बंधा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्ट हटा दिया है, तो इनमें होगा म्यूचुअल रिपल्शन, और ये म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से इस पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आपके पास इनिशियली अनचार्ज था, हमने उसे बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाए चार्ज किया है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपोजिटली चार्ज हुआ है। कंडक्शन के मेथड में हम सेम टाइप का चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंडक्शन के मेथड में हम सामने वाले ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्ज ला सकते हैं। ये जो चार्ज बाहर निकल करके आया है इसको बोलते हैं इंड्यूस होना। ठीक है, कि चार्ज आपकी सरफेस पर इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस होने का मतलब पहले अंदर था, वो सरफेस पे आ चुका है, इस वजह से इस मेथड का नाम क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कि बाद में बात करें।